Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Breakfast with Current Affairs #BCA with me and GA Guru, जहां आज हम फिर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पे, हेडलाइंस पे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स पे, जिससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में। या अगर हम बात करें तो ये करंट अफेयर्स डेफिनेटली दिन की शुरुआत करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इससे जुड़ते रहिए और देखते रहिए ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स #BCA सेशन में। स्वागत करेंगे जीए गुरु का हमारे साथ, जो जुड़ते हैं हर सुबह दिन की शुरुआत करने के लिए और आपके सामने मुखातिब होते हैं कुछ फैक्ट्स एंड डिटेल्स के साथ, जिससे आपको हेल्प मिलती है अपने सक्सेस पाथ को लीड करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, करेंगे सेशन की शुरुआत, लेकिन जानेंगे उससे पहले आज का जीए गुरु का मोटिवेशन टिप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे लेकिन उसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के संग, व्हाट दैट इज आई विल और आई कैन। आप कर सकते हैं क्योंकि आप में वो इच्छा है उसको कर पाने की। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं उसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के संग, दैट इज आई विल एंड आई कैन। बिल्कुल, तो सेशन स्टार्ट करेंगे, बट यस डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर चैनल, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं। F3 का सेकंड एपिसोड हैज टू बी टेलीकास्टेड। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज द मैंडेटरी नॉर्म टू पार्टिसिपेट एंड कंटेंट इन द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, दैट इज F3 महिंद्रास का ऐप। तो 24/7 आपके साथ, आपको वैकेंसीज और वीडियो सीरीज के रिगार्डिंग अपलोड्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके सेल फोन पे बना रहेगा ही। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका और महिंद्रा गुरु का साथ हमेशा बना रह सकता है। बढ़ेंगे इसी के साथ, लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट हेडलाइन। According to a World Economic Forum (WEF) report, India has been ranked 60th among 79 developing economies, below neighboring China and Pakistan in the Inclusive Development Index. विश्व आर्थिक मंच WEF की एक रिपोर्ट के अनुसार समावेशी विकास सूचकांक में भारत को 60वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में भारत को पड़ोसी चीन व पाकिस्तान से भी नीचे रखा गया है। तो सर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्चुअली ये जो रिपोर्ट निकाली है, इंडिया की रैंक 60 रखी है 79 डेवलपिंग इकोनॉमीज में, और जिसमें महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना और पाकिस्तान से भी नीचे है। एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी छोड़ दिया जाए और अपने देश के लिए सोचा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखद है। क्योंकि देखिए, हम अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इवन पाकिस्तान और चाइना तो चलिए मैं मान लूंगा कि बड़ी कंट्री है, इवन पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से भी हम लोग काफी नीचे हो गए हैं। तो ऐसे में हालांकि ये दुख वाली न्यूज है, लेकिन अगर बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोजेक्शन है। तो उसके द्वारा जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उसने बताया है कि यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज IDI, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके 3 पिलर्स होते हैं, और वो 3 पिलर्स में चाहूंगा आप लोग नोट डाउन करें। पहला पिलर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड पिलर इज इंक्लूजन, और थर्ड है आपका सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी, ये 3 पिलर्स हैं जिनके बिहाफ पे हर एक कंट्री के पैरामीटर्स को सेट किया जाता है और उसकी ओवरऑल ग्रोथ को प्रोजेक्ट करके इसके बिहाफ पे एक लिस्ट बनाई जाती है। और उसी पर्टिकुलर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है डेवलपिंग इकोनॉमीज की, डेवलपिंग इकोनॉमीज की। तो टोटल 79 डेवलपिंग इकोनॉमीज में इंडिया को 60th पोजीशन मिली है। तो ऐसे में इंडिया की पोजीशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले एग्जामिनेशन में। अब चूंकि अगर इंडिया को 60th पोजीशन मिली है तो कहीं ना कहीं कोई कंट्री फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी आई होगी, उसके नाम फटाफट नोट कर लीजिए। इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है लिथुआनिया, सेकंड पोजीशन पे है अजरबैजान सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे आपकी हंगरी। तो 1, 2, 3 पोजीशन में आपके सामने है, और साथ साथ इंडिया की रैंकिंग भी सामने है। और किसके द्वारा रिपोर्ट ये बनाई गई है? दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके रिलेटेड फैक्ट्स आप नोट डाउन करना शुरू कर सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1971 में, और इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड, और इसके आपके लीडर है दैट इज क्लॉस श्वाब, KLAUS, क्लॉस SCHWAB। तो ये उनका नाम है, क्लॉस श्वाब, जो कि उसके क्या है? आपके हेड हैं। तो ये फैक्ट्स इस पर्टिकुलर नोट से डू जॉट डाउन। बिल्कुल, पढ़ेंगे इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। According to the 2017 Edelman Trust Barometer, India is the second most trusted nation in terms of its institution by general population. China is at the first place in this report. 2017 एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के अनुसार संस्थानों में आम जनता के भरोसे के लिहाज से भारत दूसरा सबसे भरोसेमंद देश है। इस रिपोर्ट में चीन पहले स्थान पर है। तो सर, कहीं ना कहीं फर्स्ट हेडलाइन में अगर हमने कुछ बुरा देखा तो यहाँ कुछ बेहतर है हमारे सामने। मोस्ट ट्रस्टवर्दी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्सन के लिए पर्टिकुलर अगर हम बात करें, या अब यहाँ तो नेशन की ही अगर बात आई है तो कहीं ना कहीं इंडिया को अगर ट्रस्टवर्दी पोजीशन में सेकंड पोजीशन रखा है तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, क्या हो रही है, जरा गौर से सुनने वाली बात है।
कि जो एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है, अब ये बैरोमीटर आप जानते हैं बैरोमीटर होता क्या है? बैरोमीटर होता है एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। अगर जनरल बात करी जाए तो बैरोमीटर होता है किसी चीज को मापने की एक डिवाइस। यहाँ पे किस चीज को वो मेजर कर रही है? यहाँ पे वो ट्रस्ट को मेजर कर रही है, मतलब कंट्रीज में ट्रस्ट। अब किस चीज के ट्रस्ट? यहाँ पे जो विश्वास हो रहा है वो वहां के सिटीजन्स का, उनकी इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। गौर से सुनने वाली बात है। एक कंट्री में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस पर लोगों को कितना विश्वास है, उसके बिहाफ पे एक रिपोर्ट बनाई गई है और एक बैरोमीटर है जिसका नाम है आपका क्या? एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। और इस लिस्टिंग के हिसाब से चाइना को नंबर 1 स्थान मिला है और सेकंड नंबर पे कौन है? इंडिया है। हालांकि लगभग 18 कंट्रीज में 52% का डाउनफॉल देखा गया है आपका क्या? इस ट्रस्ट में। गौर से सुनने वाली बात है। लगभग 18 मेजर कंट्रीज में 52% का डाउनफॉल देखा गया है और वहीं पे इंडिया कहां आ गया? आपके सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के हिसाब से कौन सी कंट्री नंबर 1 पे है? आपका आंसर होगा चाइना। सेकंड पोजीशन पे कौन है? इंडिया है। किसके द्वारा रिपोर्ट है? आपका एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए कि ये अगर बात करें इसकी, तो ये इसके जो सीईओ है आपका एडेलमैन ट्रस्ट जो बैरोमीटर है, ऑब्वियस सी बात है अगर एक ट्रस्ट है तो उसका कोई ना कोई सीईओ होगा। तो इसके आप नोट डाउन करना शुरू करिए कि इसके प्रेसिडेंट और सीईओ एक ही है, दैट इज रिचर्ड एडेलमैन। रिचर्ड एडेलमैन इसके प्रेसिडेंट और सीईओ है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1952 में हुआ था। और अगर इसकी बात करें तो यहां पे सिटीजन्स की बात करी जा रही है। फिर से गौर करने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट यही बात आ गई कि देखिए हमारे देश में जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है उन पर हमारे देश को विश्वास है, और अगर विश्वास है तो विश्वास कैसे हुआ होगा? क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले एग्जामिनेशंस में। बिल्कुल। बढ़ेंगे इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। India has slipped 3 places to 92nd rank on the Global Index of Talent Competitiveness that measures how countries grow, attract and retain talent. A list topped by Switzerland. भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 3 स्थान पिछड़कर 92वें स्थान पर आ गया है। यह इस बात का संकेतक है कि किस तरीके से देश प्रतिभाओं का विकास करते हैं और उन्हें आकर्षित करते हैं और प्रतिभाओं को रोक पाने में सफल रहते हैं। इस सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। सर, आज ये कैसी हेडलाइंस हमारे साथ में जुड़ी हुई है? कहीं पे इंडिया की रैंक बढ़ रही है, कहीं पे इंडिया की रैंक घट रही है। आज कहीं ना कहीं इंडिया का कैलकुलेटिव डे लग रहा है हमें। बिल्कुल, देखिए आज की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है क्योंकि बहुत सारे इंडेक्सेस को हमने डिस्कस किया है और बहुत सारे इंडेक्सेस में ऑब्वियस सी बात है फ्लक्चुएशंस आपकी रैंकिंग में होना लाजमी है। तो देखिए हालांकि ये न्यूज फिर से थोड़ा दुखद है हमारे देश के लिए क्योंकि 3 प्लेसेस का हम लोग ने क्या किया? डाउनफॉल किया। मतलब लास्ट ईयर हमारी जो पोजीशन दैट वाज 89 और हम लोग ने स्लिप करके किस पे आ गए? 92 पे आ गए। तो कहीं ना कहीं खराब है। अब ये क्या चीज है, जरा गौर बात करते हैं। ग्लोबल इंडेक्स ऑफ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस। अब इसका मतलब क्या होता है? एक देश में जो वहां का टैलेंट है वो कैसे ग्रो करता है, कितना रिटेन करता है और माइग्रेट नहीं करता है। यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज करूंगा दैट इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है हिंदी में प्रतिभा पलायन। मतलब एक जो हमारे देश का टैलेंट जिसको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिले और इसकी वजह से वो माइग्रेट मतलब पलायन कर गया दूसरे देश में। अब ऐसा करने पर जो उसका टैलेंट था वो हमारा देश जो पहले यूटिलाइज करता है, लेकिन अब कौन कर पा रहा है? दूसरा देश कर पा रहा है। तो जो डेवलपमेंट था वो हमारे देश में ना होकर कहां हो गया? दूसरे देश में हो गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन की। तो इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए ऐसा नहीं हमारे देश में इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए। अटल इनोवेशन मिशन, ऐसे बहुत से सेतु, इस तरह के बहुत से इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा लिए गए जिससे कि उस पर्टिकुलर टैलेंट को हमारे देश में ही रोक के रखा जा सके और उनके उस एनर्जी को और उनकी उस इनोवेशन को अपने देश में यूटिलाइज किया जा सके। तो अगर उसी रैंक की बात करें तो हालांकि हमारी रैंक क्या हुई है? खराब हुई है, 92 पोजीशन पे हो गई है। लेकिन आने वाले एग्जामिनेशन में क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अगर न्यू रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? 92 है। और अगर बात करें इस लिस्ट को टॉप किया है तो टॉप किया है आपका स्विट्जरलैंड ने, सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर और थर्ड पोजीशन पे आता है यूके। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कंट्रीज हैं वो भी आपके सामने है, इंडिया की रैंकिंग भी आपके सामने है। अब ये लिस्ट को कौन बनाता है? इस लिस्ट को जारी किया है आपका इंसीड ने, INSEAD, जो कि एक बिजनेस स्कूल है आपका फ्रांस में और इसकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो उसने इस एक लिस्ट बनाई जिसके बिहाफ पे ये देखा कि हर कंट्री में कितना कितना टैलेंट है और कितना वो रिटेन करता है और कितना वो माइग्रेट करता है। उसके बिहाफ पे उसने लिस्ट बनाई और उसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग आपके सामने। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस है, पर बिल्कुल सब बात कुछ भी हो, यहाँ पे ये है कि भरोसा फिर भी सबका बना हुआ है क्योंकि भरोसेमंद देश की काउंटिंग में वी आर एट सेकंड पोजीशन, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली हेडलाइन। Bollywood actor Shah Rukh Khan launched famous filmmaker Karan Johar's biography, An Unsuitable Boy.
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर की बायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय का विमोचन किया। तो करण देखिए जौहर, बिल्कुल शाहरुख खान, यहाँ पे दो नाम निकल के आए। एन अनसुटेबल बॉय, थोड़ा सा अजीब नाम है बुक का, लेकिन यस कहीं ना कहीं अब बायोग्राफी है तो लाइफ से जुड़ा हुआ होगा ही उनके। देखिए अगर इस बात करें इस पर्टिकुलर बुक की या इस पर्टिकुलर न्यूज की, तो ये आपका बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड न्यूज है। अब चूंकि एक फेमस पर्सनालिटीज आपके दोनों ही सामने दिख रहे हैं, चाहे वो करण जौहर हो चाहे वो आपके शाहरुख खान हो, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इसीलिए जो करण जौहर की बुक थी जिसका नाम स्पेशली क्या है, एन अनसूटेबल बॉय। अनसूटेबल बॉय का मतलब है उनकी जो ये बुक है उसमें उनके कहीं ना कहीं सेक्सुअल के रिलेशन के और जो उनका नेचर है उसके रिगार्डिंग उन्होंने व्याख्यान किया है कि बहुत से उनको इस तरीके से पोस्ट मिलते थे, उनका डिप्रेशन होता था, उन्होंने वो सारी चीजें अपने इस बुक के माध्यम से लोगों के सामने रखी है। तो खैर अगर बात करेंगे तो अगर रिसेंटली एग्जामिनेशन में किस तरह क्वेश्चन उठ सकते हैं कि ये जो बुक है एन अनसूटेबल बॉय किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आपके सामने आंसर क्या होगा, करण जौहर। इसके राइटर कौन है, गौर से सुनिएगा, ये अगर ऑटोबायोग्राफी है तो कहीं ना कहीं इसमें करण जौहर भी शामिल है और साथ साथ पूनम सक्सेना जी हैं, वो भी उनकी को ऑथर है। तो पूनम सक्सेना जी क्या है, इनकी को ऑथर है और मेन ऑथर कौन है, आपके करण जौहर है। फिर ये बात आती है कि ये जो बुक है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, आपके सामने आंसर है और साथ साथ फिल्म में भी आपको मतलब आप देख पा रहे हैं पिक्चर में भी कौन है, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान के द्वारा अनवील की गई है फेमस बुक होगी एन अनसूटेबल बॉय, जो कि रिप्रेजेंट करेगी किसको, आपके करण जौहर को। तो ये थे क्वेश्चंस और आने वाले समय में ऐसे से क्वेश्चन उठ सकते हैं। बिल्कुल, और आने वाले समय में सर अनसुटेबल बॉय पे अगर कोई मूवी भी हमें देखने मिले तो ये भी कोई एक सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं तरीके के फैक्ट्स और इन्हीं तरीके के बुक्स को लेके आजकल हमारी मूवीज आगे बढ़ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। HP Inc. Inc. unveiled the world's first workstation called 72 Mini in India. HP Inc. ने भारत में दुनिया के पहले वर्क स्टेशन का अनावरण किया जिसका नाम Z2 Mini रखा गया है। तो यहाँ पे सर बिल्कुल Z2 Mini, ऊपर भी अगर हम इंग्लिश की हेडलाइन में देखें तो इट वाज नॉट 72, इट वाज Z2 Mini। तो यहाँ Z2 Mini का नाम आया है, HP Inc. का नाम आया है, और इससे हम क्या जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज यही है कि यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा, वो वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्क स्टेशन, एक्चुअली इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी वर्क स्टेशन है। ओके हाँ, वर्क स्टेशन तो ऑलरेडी बहुत सारे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया का सबसे छोटा वर्क स्टेशन है जिसकी हाइट मात्र 2.3 इंचेस है। केवल 2.3 इंचेस के हैं, जबकि वर्क स्टेशन का मेनली काम होता है, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और ये जो बेसिक हम लोग कंप्यूटर्स घर पे यूज करते हैं उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा मेमोरी होती है और किसी पर्टिकुलर टास्क को कंपाइल या करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ऐसे में ये एक बंडल है आपका पावर का और इतने कम मतलब कॉम्पैक्ट साइज में आपको मिल गया है। और किसने लॉन्च कर दिया है, HP Inc. ने, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसे में इंडिया में ये लॉन्च हो जाएगा आपका 25 जनवरी को और इसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट जो है वो 72,000 रखे जाने की बात कही जा रही है। इंडिया में 25 जनवरी ऑनवर्ड्स ये अवेलेबल हो जाएगा और इसकी कॉस्ट 72,000 के अराउंड रखी जाने की बात कर रही है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसने हाल ही में अपना पावरफुल या फिर कहें दुनिया का सबसे छोटा वर्क स्टेशन लॉन्च किया। आपके सामने आंसर है HP Inc. और इसका नाम क्या है, दैट इज Z2 Mini। Z2 Mini इसका नाम है। अब चूंकि ये किसने किया है, HP Inc. ने किया है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन करिए कि HP Inc. का हेडक्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया USA में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। और अगर इसकी बात करें तो इसके चेयरमैन है, एक्चुअली इट्स नॉट चेयरमैन, इट्स चेयरपर्सन, क्योंकि एक विमेन है। तो चेयरपर्सन है इसकी मैग विटमैन, MEGWHITMAN। मैग विटमैन इज द चेयरपर्सन ऑफ HP Inc. तो ये थे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से। बिल्कुल बढ़ेंगे आगे इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। The Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Radha Mohan Singh, and Minister of Business, Enterprise and Cooperatives, Government of Mauritius, Sumil Dood Bola, signed on MOU for cooperation in the field of cooperatives and related areas. केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह और व्यापार उद्यम और सहकारी समिति मंत्री मॉरिशस सरकार सुमिल दत्त भोलहा ने सहकारी एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो अगेन वी हैव वन MOU इन द न्यूज हेडलाइंस। बहुत सारे नाम है यहाँ पे, तो इसके बारे में और हम क्या जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सिंपल सी बात यही है कि इंडिया ने मॉरिशस के संग एक MOU साइन किया है। किस फील्ड में, आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। एग्रीकल्चर चाहे उसमें फार्मिंग हो, आपकी पोल्ट्री हो या डेयरी हो
तो और साथ साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होंगे उनमें आपस में एक दूसरे को हेल्प आउट किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा। तो किसके संग इंडिया ने किया है हाल ही में किया है आपका मॉरिशस के संग। आप देख पा रहे होंगे हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर दैट इज राधा मोहन सिंह जो है वो साइन कर रहे हैं, उन्होंने एमओयू साइन किया है मॉरिशस के काउंटर पार्ट के संग। तो ऐसे में एक मॉरिशस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और मॉरिशस से रिलेटेड फैक्ट्स आप नोट डाउन करना शुरू कर सकते हैं कि मॉरिशस की बात करें तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, PORT पोर्ट, LOUIS लुइस। और अगर उसके बात करें करेंसी दैट इज रूपी, मॉरिशस की करेंसी क्या है रूपी है। और उसके प्रेसिडेंट की बात करें तो अमीना गुरीब, AMEENAH अमीना GURIB गुरीब। और अगर वहां के PM की बात करें दैट इज अनिरुद्ध जगन्नाथ, स्पेलिंग थोड़ी कठिन है, नोट डाउन करना शुरू करिए, ANEROOD अनिरुद्ध, JUGNAUTH जगन्नाथ। तो ये थे उसके PM और साथ साथ प्रेसिडेंट। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। Astronaut Eugene Cernan, commander of Apollo 17 and the last man to walk on the moon, has died. He was 82. अपोलो 17 के कमांडर और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री यूजीन सरनेन का निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। तो सर यहाँ ऑबिचुरी का सेक्शन डेफिनेटली, लेकिन लास्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे बात ये है कि फेमस एस्ट्रोनॉट रहे हैं, 3 बार स्पेस जा चुके हैं, स्पेस में 3 बार जा चुके हैं। और साथ साथ इनका नाम ये भी है कि ही वॉज द लास्ट मैन टू वॉक ऑन मून, मतलब ये आखिरी ऐसे इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। तो ऐसा कि जबकि ये 11वें नंबर के एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने क्या किया था आपका चंद्रमा पे या फिर मून पे स्टेप किया था। तो ऐसे में इनका नाम फेमस हो सकता है, आने वाले समय में पूछा जाए हु वाज द लास्ट मैन टू वॉक ऑन मून, तो इनको ये उपाधि दे दी गई। तो ऐसे में किसका नाम आएगा आपके सामने, दैट इज यूजीन कार्नान। इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले एग्जामिनेशंस में। हो सकता है पूछा जाए कि यूजीन कार्नेट वाज अ फेमस, तो क्या है आपके सामने एक आपके एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। किस देश से रिलेटेड है आपका सबके सामने आंसर है, दैट इज यूएसए से रिलेटेड है। और ये अगर लास्ट मैन थे स्टेप करने वाले मून पे, तो पहले आदमी का नाम भी पूछा जा सकता है और आपके सामने आंसर क्या होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने कब किया है आपका, अगर उस डेट की बात करें दैट इज 20 जुलाई 1969। ये सब डेट्स थी, ये सब फैक्ट्स है, नोट डाउन कर लीजिए। मतलब यहाँ पे हम ये जान सकते हैं सर इस हेडलाइन के साथ एक बात और कि 11 लोगों ने अभी मून पे स्टेप अप किया। हाँ, नहीं ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन कई लास्ट मैन कहे जाते हैं जिन्होंने अपना स्टेप किया। तो ये इन्होंने 3 बार स्पेस में गए हैं, लेकिन अगर बात करें मून पे तो ही वाज द लास्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। बिल्कुल वही मून की अगर हम बात करेंगे तो वही, क्योंकि 11th पोजीशन आपने बताया कि ही वाज द 11th पर्सन, हाँ 11th पर्सन थे। और अगर लास्ट थे तो मून पे जाने वाले 11वें इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। The International Monetary Fund (IMF) has lowered India's growth forecast for the current fiscal 2016-17 to 6.6% from 7.6% estimated earlier. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया है। इससे पहले IMF ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया था। तो बिल्कुल सर एक और एस्टिमेशन हमारे सामने है, उसको डिक्लाइन डाउन कर दिया है। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो लिस्ट है वो शायद इन्हीं सब का नतीजा है, क्योंकि अब हमारे स्टैटिस्टिक्स जो है एक थोड़ा सा डाउनफॉल करके दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। जब मैंने बात कही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में थी, तो इसका मतलब था पूरे देश में डेवलपमेंट की बात। और कहीं ना कहीं अगर हमारी जीडीपी में डिक्लाइन हुआ है तो कहीं ना कहीं वो हमारे डेवलपमेंट को स्लो शो करेगी। बिल्कुल। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है जो कि शॉर्टफॉल है। हालांकि डेली बाय डेली बेसिस पे हम आपको कोई ना कोई एस्टिमेशन किसी ना किसी कंपनी या किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि डेली बेसिस पे हो रहा है, ये वही प्रोजेक्शंस हैं जो डिफरेंट दिनों पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पेश करती है। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शन आ गया है किसका, IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और उसने क्या किया है, हमारा 6.6 प्रोजेक्शन कर दिया है, जबकि हमारा पहले क्या था 7.6% था। तो जीडीपी में जो आपका डिक्लिनेशन हुआ है वो आप सभी जानते हैं डिमोनेटाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग मूव होने की वजह से किया है, लेकिन वो होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ब्लैक मनी से को इरेडिकेट करने के लिए बहुत जरूरी स्टेप था और जिसको लिया गया और लिया जाना उचित भी था। तो देखिए अगर यहीं से आपके एस्टिमेशन पूछे जा सकते हैं कि अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने भी 7.6 का अर्लियर प्रोजेक्शन किया था, लेकिन उन्होंने कितना कर दिया है 7.1%। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने भी 7.6% किया था, लेकिन उसको कम करके कितना कर दिया है 7.0%। अब अगर आईएमएफ की बात करें तो आपके सामने बिल्कुल है, उन्होंने 7.6 प्रोजेक्ट किया था, लेकिन अब इन्होंने कितना कर दिया 6.6%। तो ये सब प्रोजेक्शंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्या होता है आपके प्रोजेक्शंस पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे बात करिए है आईएमएफ की, तो आईएमएफ से रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन करिए। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, इसके सीईओ हैं क्रिस्टीन लिगार्डे।
CHRISTIN क्रिस्टीन LEGARDE लगार्ड, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 27 दिसंबर 1945, 27 ऑफ दिसंबर 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके मेंबर कंट्रीज हैं 189। ये जरूर पूछ लिया जाता है कि IMF की एट प्रेजेंट में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, दैट इज 189 मेंबर कंट्रीज हैं। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगली हेडलाइन। Barcelona forward Luis Suarez has been named in Forbes 30 under 30 list for Europe in the social stars category. बार्सिलोना के फॉरवर्ड खिलाड़ी लुइस सुराज को फोर्ब्स द्वारा जारी यूरोप की 30 अंडर सूची की सामाजिक सितारों की श्रेणी में नामित किया गया है। तो अगेन यहाँ पे एक लिस्ट की बात आई है और इससे हम क्या डिटेलिंग जान सकते हैं। देखिए, अगर फोर्ब्स की लिस्ट है तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। हालांकि अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट की बात करें, दैट इज 30 अंडर 30 लिस्ट, मतलब ऐसे लोग जिनकी उम्र 30 है, मतलब 30 वर्ष या उससे कम उम्र वाले लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस लिस्ट में ऐसे शामिल होने वाले लुइस जो सुआरेज हैं वो अकेले नहीं हैं। लुइस सुआरेज अकेले नहीं है, ऐसे बहुत से जो आपके वो हैं, बहुत लोग शामिल हैं ऑलरेडी। लेकिन यहां पे मैं बात कर दूं कि ये एक बहुत नामी और एक फेमस चेहरा है। तो ऐसे में अगर एक फेमस चेहरा है तो आपका क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये अकेले ऐसे प्लेयर नहीं है जो अभी इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। 30 लोग हैं तो 30 पीपल्स ऑलरेडी आर देयर, लेकिन ये एक उनमें सबसे ज्यादा फेमस चेहरा और रिसेंटली इंक्लूडेड है, तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखिए यहाँ पे लुइस सुआरेज की बात करेंगे तो लुइस सुआरेज से रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन करिए कि ये आपके बार्सिलोना क्लब से रिलेटेड है, बार्सिलोना क्लब से रिलेटेड है। और फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में इनको रिसेंटली शामिल किया गया है सोशल स्टार्स के रूप में। सोशल स्टार्स का मतलब यही है आपका सोशली वो कितना ज्यादा कनेक्ट है और कितना पॉपुलर फिगर है। अब बात करेंगे, वो बिलोंग करते हैं आपका यूरुग्वे, जो कंट्री जिससे वो बिलोंग करते हैं दैट इज यूरुग्वे। इसकी कैपिटल है मॉन्टेवीडियो और इसकी करेंसी है पीसो। आप याद रखिएगा, करेंसी है यूरुग्वे की पीसो और इसके प्रेसिडेंट है तबारे वाज़क्वेज़, TABARE, तबारे VAZQUES, वाज़क्वेज़ इसके क्या है, आपके प्रेसिडेंट हैं। अब चूंकि ये लिस्ट आपने बनाई है किसने, फोर्ब्स ने बनाई है, तो फोर्ब्स से रिलेटेड फैक्ट भी नोट डाउन करना शुरू कर दिए। फोर्ब्स के फाउंडर थे आपके BC फोर्ब्स उसके फाउंडर थे, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1917 में, 1917 में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में और इसके CEO है प्रेजेंट टाइम दैट इज माइकल पर्लिस, MICHAEL, माइकल PERLIS। तो माइकल पर्लिस के क्या है आपके, ये वो है। ये थे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से। जॉट डाउन करना शुरू करिए क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड आपका ये न्यूज है और एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले जरूर करेगी। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। Wholesale inflation broke the 3-month declining trend and rose to 3.39% in December 2016। थोक मुद्रास्फीति में 3 महीने के गिरने से सिलसिला दिसंबर 2016 में टूट गया और ये बढ़कर 3.39% हो गया। अब सर इसके बारे में हम क्या जानते हैं? देखिए, इन्फ्लेशन मैंने आप सभी को बताया था 2 दिन पहले भी बताया था कि जब आपका CPI की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है, मैं दोबारा से रिवाइंड कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन होता है जब चीजों के दामों में वृद्धि होने लगती है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब वस्तुओं और सेवाओं के दामों में इंक्रीमेंट होने लगे तो उसे क्या कहते हैं, आपका इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक आर्टिकल 100 रुपए में बिकता था, वही 150 रुपए में बिकने लगा, तो क्या हो गया, आपका इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन अगर इसके इफेक्ट की बात करें तो इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ता है लेकिन मनी की वैल्यू कम होती है। कैसे कम होती है, जरा गौर से सुनिएगा। मैं एग्जांपल दोबारा से कोट करना चाहता हूं कि एक चॉकलेट 20 रुपीज की आती है, तो ऐसे में 100 रुपीज में कितनी चॉकलेट आप परचेज कर सकते हैं, 5 चॉकलेट्स। आप उसको 5 चॉकलेट्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन अब हो गया इन्फ्लेशन और वही 20 रुपए की चॉकलेट अब कितने में आने लगी, 25 रुपीज में आने लगी। तो अब उस 100 रुपए में आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर पा रहे होंगे, सेम क्वांटिटी की। तो देखिए 4, आप जब 20 रुपए की चॉकलेट थी तो 5 खरीद पा रहे थे, अब जब 25 की हो गई तो आप कितनी खरीद पा रहे हैं, 4 खरीद पा रहे हैं। तो देखिए, जब प्राइस बढ़ा तो उस 100 रुपए की वैल्यू में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। तो ये देखिए, इन्फ्लेशन का यही मेन चीज होती है कि प्राइस बढ़ता है और मनी की वैल्यू कम होती है। दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो देखिए, इन्फ्लेशन जब निकलता है तो पूरे देश में बात होती है, सारे उसमें आपकी कमोडिटीज और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है और 2 लेवल पे निकाला जाता है। एक होता है मैक्रो लेवल, एक होता है माइक्रो लेवल। अगर मैक्रो लेवल की बात करें, दैट इज होल प्राइस, मतलब WPI जो आपके सामने दिख रहा है, वो जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, बिल्कुल। और अगर बात करेंगे माइक्रो लेवल की, तो माइक्रो लेवल पे आ जाता है CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम आपको बता दें, WPI सीरीज के हिसाब से हमारा जो इन्फ्लेशन दिसंबर का काउंट हुआ है, दैट इज 3.39।
3.39 जो कि नवंबर में हमारा था 3.15, तो 3.15 से 3.39 में इजाफा हुआ है, जबकि सीपीआई में ठीक इसका उल्टा हुआ है, क्या है, कमी आई है। सीपीआई जो हमारा था लास्ट मंथ का, अगर लास्ट मंथ की बात करें तो वो 3.63 था, जो कि कम होके हो गया 3.41 दिसंबर में। तो देखिए यहाँ पे ऐसा जनरली नहीं होता, जनरली दोनों ही चीज या तो डिक्लाइनिंग या राइजिंग ट्रेंड में होते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, डब्ल्यूपीआई में इंक्रीमेंट हुआ और सीपीआई में कमी आई है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और साथ साथ अगर बात करें ये डेटा कौन बनाता है, दैट इज सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री या फिर मॉस्पी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, जिसके आपके कौन है हेड, आपका सदानंद गौड़ा जी उसको हेड है। ये थे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से। बिल्कुल, बढ़ते इसी के साथ आगे। और अब आ गया है हमारा क्वेश्चन एयर सेशन, आज के न्यूज हेडलाइंस पे डिपेंडेंट कि ये आपके रहेंगे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं। तो लेट्स लुक अपॉन टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। According to World Economic Forum, that is WEF report, what is India's rank in the Inclusive Development Index? विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार समावेशी विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 20, 30, 40, 50, 60। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये फर्स्ट हेडलाइन की बात थी और सही आंसर की अगर हम बात करें तो यस, ऑप्शन नंबर 5, 60 वुड बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। According to the 2017 Edelman Trust Barometer, which country is the most trusted nation in terms of its institution by general population? 2017 एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के अनुसार संस्थानों में आम जनता के भरोसे के लिहाज से विश्व का सबसे भरोसेमंद देश कौन सा है? बिल्कुल, अब यहाँ मोस्ट की बात की है और हमें पता है इंडिया हमारा सेकंड पोजीशन पे है। सो वी हैव ऑप्शंस चाइना, इंडिया, फ्रांस, यूएसए, जापान, और जिसका आंसर कहीं ना कहीं है चाइना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Which country is on top position in the list of global index of talent competitiveness? तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा देश प्रतिभा प्रतिस्पर्धा के वैश्विक सूचकांक की सूची में शीर्ष स्थान पर है? इंडिया, चाइना, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान। तो विच कंट्री इज ऑन द टॉप पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल इंडेक्स ऑफ टैलेंट की बात हुई है, जो कि तीसरी लिस्ट आई थी। तो सर कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। एग्जैक्टली, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। An Unsuitable Boy is the autobiography of which actor? An Unsuitable Boy किस अभिनेता की जीवनी है? शाहरुख खान, करण जौहर, सलमान खान, फरहान अख्तर, अक्षय खन्ना। सो डेफिनेटली आंसर इज करण जौहर, क्योंकि शाहरुख खान ने तो इसका विमोचन किया है, अनवील किया। एग्जैक्टली। चलिए बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन। Who unveiled the world's first workstation called Z2 Mini in India? किसने भारत में दुनिया के पहले वर्कस्टेशन का अनावरण किया है जिसका नाम है Z2 Mini? Acer India, Dell, HP Inc, Sony या Lenovo? So definitely we'll go with option number 3, that is HP Inc. Exactly, HP Inc ने इन्वील किया जिसका नाम है Z2 Mini, जो कि पूरे देश के नहीं केवल पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो सबसे छोटा वर्कस्टेशन बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। With which country India has signed an MOU for cooperation in the field of cooperatives and related areas? किस देश के साथ भारत ने सहकारी एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड, कीनिया, तंजानिया, वियतनाम, मॉरिशस। तो यस वी हैव द आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 5, मॉरिशस। एग्जैक्टली, मॉरिशस इज द राइट आंसर। कि मॉरिशस के साथ ही हमने एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड फील्ड्स में हमारे देश के जो आपके क्या कहते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह है, उन्होंने टाई अप किया। बिल्कुल, बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। यूजीन कर्नल was a famous, तो यूजीन सर्नेन क्या थे? एक प्रसिद्ध थे, बिल्कुल जानते हैं हम लोग, लेकिन वो क्या थे जरा जानेंगे। एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, नॉवेलिस्ट, सिंगर, और कहीं ना कहीं सर डिटेलिंग्स में आपने ये बताया भी था कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन 1, एस्ट्रोनॉट। बिल्कुल, एस्ट्रोनॉट थे। ही वाज द लास्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, मतलब वो 11वें ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मून पे अपना कदम रखा। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन। According to IMF, what is India's GDP forecast for the current fiscal? IMF के अनुसार भारत की चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान क्या है? 7.6%, 7.1%, 7.0%, 6.6% या 6.3%। तो बात यहाँ पे IMF की हो रही है, तो डेफिनेटली विल गो विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 6.6%। एग्जैक्टली, 6.6% इज द राइट आंसर, क्योंकि अर्लियर इट वाज प्रोजेक्टेड एट 7.6%। चलिए बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन। Recently, which player has been named in Forbes 30 under 30 list of Europe in the Social Stars category? हाल ही में किस खिलाड़ी को फोर्ब्स द्वारा जारी यूरोप के 30 अंडर 30 यूरोप सूची की सामाजिक सितारों की श्रेणी में नामित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुइस सुआरेज, लियोनेल मेसी, देन पॉल पोग्बा, रॉजर फेडरर।
तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सर ऑप्शन नंबर 2 के साथ बिल्कुल। जाएंगे, दैट इज लुइस सुराज। बिल्कुल, लुइस सुआरेज़ इज द राइट आंसर। यही वो फेमस पर्सनालिटी हैं जिनको हाल ही में इंक्लूड किया गया है फोर्ब्स की इस पर्टिकुलर लिस्ट में। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। The WPI inflation in the month of December is, दिसंबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति क्या रही है? 3.41, 3.63, 3.39, 4.41 या 3.11। तो हमें लगता है जहां तक ऑप्शन नंबर 3 पर्टिकुलर 3.39 3.39 इज द राइट आंसर है। जिन्होंने क्या किया है, आपका डिक्लाइनिंग ट्रेंड को तोड़ा है। बिल्कुल। तो आज के सेशन में इतना ही। क्वेश्चनएयर हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ, हेडलाइंस की डिटेलिंग सबको फोकस अपॉन कर लिया। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिफोर गेटिंग ऑफलाइन एंड यस कीप ऑन कमेंटिंग एंड टेलिंग अस योर रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट। डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। और बिल्कुल इसी तरह #BCA के साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि ये आपके दिन को शुरुआत तो देगा ही देगा, इसके साथ ही आपको सक्सेस पाथ तक पहुंचने के लिए एक आसान रास्ता बनता हुआ दिखाई देगा। कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ #BCA ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स के एक नए सेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बी हेल्थी एंड डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।